अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमारी हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। दिल बड़ा आज उदास है पाकिस्तान में हुई तबाही पर, वहाँ पर अपने पाकिस्तानी भाइयों के बेघर होने पर। हंसते बसते जो घर सेकंडों और मिनटों में जिस तरह आप गिरते हुए घर देख रहे हैं, दिल जो है ना वो बुझा बुझा सा है। लंदन में आज होने वाला एक प्रोग्राम जो कि एक बहुत अजीमुल शान प्रोग्राम होना था। एहसन डार साहब जो हैं मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बट मैं आपको बताऊं बड़ी मेहनत की उस बंदे ने। 2 महीने पूरे यूके के दौरे किए हैं। बिजनेसमैन है, अपना काम कारोबार छोड़कर मुस्लिम लीग नून के लिए उन्होंने बड़ी जान मारी है। पूरे यूके के दौरे किए हैं। जिस जगह पर ये तकरीब होने जा रही थी, सेंट्रल लंदन का, इससे बड़ी जगह अवेलेबल नहीं थी और इसके बाद भी अगर कोई प्रोग्राम करता तो इससे बड़ा शायद वो कभी भी ना कर सकता। उसकी रीज़न है कि ये टोटल कैपेसिटी वाली जगह थी, जहां पर टेबलों के गिर्द 1246 कुर्सियां थी, 150 कुर्सी साइडों पर रखी गई थी। इंट्रेंस जो होनी थी वो कार्ड के ज़रिए होनी थी। टोटल गोरे सिक्योरिटी पे होने थे, कोई वहाँ पे एक बंदा भी एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। तो उसकी रीज़न थी, और जो कि मेरे ख्याल में खूबसूरत थी, कि लोग एक एक इंतहाई 5 स्टार तकरीब थी जिसमें लोगों ने अपनी कुर्सियों पर बैठकर, ये जलसा नहीं होना था, एक बहुत ही शानदार तकरीब होनी थी। दिल जो है वो बुझे हुए हैं, दिल वो दुखी हैं। जब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का हुक्म हुआ कि तकरीबात कैंसिल करनी है, तो उस वक्त हम बैठे थे एक टेबल के गिर्द, एहसन डार साहब के साथ, जनरल सेक्रेटरी हाशमी साहब के साथ, और साथ में खुर्रम भट्ट साहब थे। और हम लोग उस वक्त लिस्टें, फाइनल कॉल, टेबल नंबर अलाउ किए जा रहे थे, कौन कौन से शहर के कितने टेबल हैं, कौन से टेबल हैं, उनको स्कैन बार, और खाने के जो पूरा मेन्यू था, एक खाने का जिस तरह आप जहाज़ में जाते हैं एक पूरा मेन्यू था कि किस तरह खाना सर्व किया जाएगा। इसाक डार साहब ऑलरेडी तशरीफ़ ला चुके हैं, यूके में हैं, लेकिन ये सब हो नहीं रहा। अब खुद अंदाज़ा करें कि इतने बड़े इंतज़ाम करने वाले, और फिर लाखों जो पाउंड्स हैं उनमें पेमेंटें जो है वो डन हैं। ज़ाहिर है रिटर्निंग वाली इसमें कोई होता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़े जो है वो हर लिहाज से, और सबसे बड़ी बात है ओवरसीज़ में ये जो एक था ना कि पीटीआई अवर में बहुत बड़ी कोई फने खां जमात है, उसका असर वैसे तो डार साहब ने दिसंबर में तोड़ा था जब ख्वाजा आसफ साहब का जलसा था, लेकिन इसाक डार साहब के इस तकरीब के बाद ओवरसीज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो सिक्का बैठना था कि शायद जिसकी कभी कोई माजी में मिसाल न मिली हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, पबस्ता रहे शेजर से उम्मीद बहार रख, इससे भी बड़ा प्रोग्राम, इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा, और उसमें मेहमान भी बहुत बड़ा होगा। वो मेहमान होगा जिसको देखने और सुनने के लिए पूरी दुनिया हमेशा इंतज़ार करती रहती है। थोड़े को ज़्यादा जाने, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम दोबारा होगा। मौखर हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ, नई तारीखें आएंगी और उसमें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से बड़ा मेहमान आएगा। इतना बड़ा मेहमान आएगा जो लाखों के लोगों से जलसों से खिताब करता है जी। अच्छा जी, एक तो सैलाब, मैं ज़रा इमरान खान साहब की माफ़ी और उस्ताद मोहतरम सुहेल वड़ैच साहब के कॉलम की तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो सैलाब है उससे जो तबाही हुई है उसमें पूरी कौम जो है वो एक साथ खड़ी है अपने उन भाइयों के साथ जहाँ पे ये मसाइल हुए हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अली मीन गंडाकुर को तीनों सूबों के जो वज़ीर आला हैं, बलूचिस्तान के वज़ीर आला साहब हैं, सिंध के हैं, और पंजाब की जो वज़ीर आला साहब हैं, उन्होंने कॉल की है और उन्हें अपनी पूरी यकीन दहानी कराई है कि उनसे जो मदद है वो देंगे, और वो अपनी अमदाद जो है ऑलरेडी रवानगी भी उनकी हो चुकी हुई है, वहाँ पे अमदाद भी भेज रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें किसी किस्म की कोई सियासत नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई सियासी ज़ाहिर है जो नॉर्मल होती हैं वो नहीं है। तो ये बड़ी एक खूबसूरत बात है कि तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो एक साथ खड़े हो गए हैं, अपने जो इख्तलाफात हैं उनको पसे पुश डालकर, हाथों में हाथ डालकर अपने उन पख्तून भाइयों के लिए वो हमदन गोश हैं। पंजाब से बड़ी अमदाद लेकर जो हैं वो ट्रक वहाँ पे जा रहे हैं, मशीनरी जा रही है हुकूमत पंजाब की तरफ से। इसके अलावा जो अमदाद है वो पहुँच रही है हेलीकॉप्टर से लेकर, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवान जो हैं वो अपनी जानों की परवाह न करते हुए ऐसे ऐसे इलाकों में पहुँचे हैं जहाँ पहुँचना नामुमकिन है। पुल बनाए जा रहे हैं क्योंकि पुलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पुल बनाए जा रहे हैं आर्जी तौर पर ताकि लोगों को वहाँ निकाला जाए। सियाहों को निकालने के लिए एमरजेंसी बिहार पर काम किया जाए। आर्मी चीफ जो हैं वो इस पे बड़े कंसर्न हैं और वो खुद इस सारी निगरानी को देख रहे हैं। तो ये एक कौम को मुतहद करने वाले जो हैं वो लम्हात होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये बड़ा एक बेहतर और अच्छा है जिससे वो किया जा रहा है। और उसके अलावा जो लोग हैं
ان سے بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ جو آخری دنوں میں چھٹیاں چل رہی ہیں سپٹمبر تک، تو وہ کوئی بھی ویکیشن کا ایسا کوئی ایونٹ یا پروگرام کرنے سے پہلے تھوڑا سا خیال کریں اس طرف جانے سے پہلے۔ اب آ جائیں ذرا کہ معافی مانگنی ہے یا آکڑنا ہے۔ دیکھیں، آپ سہیل وڑائچ سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے، وہ ایک لکھاری ہیں، وہ ایک ایکسپیرینس والے ہیں۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، جنرل فیض کے بارے میں بھی اور جنرل باجوہ کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ ان کی کتاب تھی کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، وہ بھی انہوں نے لکھی تھی۔ تو اب اگر وہ اپنا ایک تجزیہ دے رہے ہیں فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کے بعد، تو میرے خیال میں ان پہ تنقید کرنے کے بجائے اس سے آپ نکالیں کہ نکلتا کیا ہے۔ ایک ایکسپیرینس بندہ ہے، وہ نکالیں تو میرا کچھ نہ کچھ نکل آئے گا۔ ان کا میں جو مسافر خانہ منزل نگر جو آج کا کالم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرنا کیا چاہیے۔ کوئی مانے نہ مانے، تو مسافر خود کو جمہوری سمجھنا، اور آپ کو ذاتی طور پر علم ہے کہ مسافر نے 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ کے پاس ذاتی طور پر اور صحافیوں نے اجتماعی طور پر سیاسی مصالحت، مقتدہ سے مصالحت کی تجویز پیش کی تھی۔ گزشتہ 2-2.5 سال سے مصالحت کی رٹ لگا کر مسافر خود کو شرمندہ محسوس کرنے لگا ہے۔ نہ کہ مصالحت کی بات مقتدہ کو اچھی لگتی، نہ ہی نون لیگ کو یہ تجویز پسند آئی۔ حیران کن طور پر بحران کا شکار ہوئے آپ کے 2 سال سے جیل میں ہونے کے باوجود انہیں یہ راستہ پسند نہیں۔ راستہ اب بھی وہی ہے، ورنہ لڑائی سے کبھی نہ کوئی راستہ نکلا ہے اور نہ نکلے گا۔ یہ مسافر یہاں پہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں، استاد محترم۔ اچھا، قیدی جی، اب ظاہر ہے قیدی جی ایک ہے، یہاں پہ 804 بھی لکھ سکتے تھے، لیکن چلیں انہوں نے اچھا کیا ہے، قیدی جی لکھا ہے۔ قیدی جی، پاکستان کی تاریخ تضادات سے بھری ہے، ماضی کے واقعات سے سبق سیکھ کر ہی راستہ نکل سکتا ہے۔ مقتدہ سے سیاست دانوں کی جنگ بھی ہوتی ہی ہے، اور وقتاً فوقتاً سیاست دانوں کو مقتدہ کی سرپرستی بھی حاصل ہوئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو انہیں GHQ میں بلا کر نہ صرف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، بلکہ صدر کا تاج بھی ان کے سر پر سجایا گیا۔ اس وقت وہ مقتدہ کے محبوب رہنما تھے، مگر جب 1977 میں انہیں اقتدار سے اتارا گیا تو وہ معطوب ہو گئے۔ اس وقت 2 نقطہ ہائے نظر تھے کہ جیل میں جنرل ضیاء الحق نان پاپولر ہیں، 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم کو ہٹا کر فوج اپنا اقتدار زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ یہ بھی خیال تھا کہ بھٹو جیسے پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھنا اور پھانسی دینا ناممکن ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ بھٹو ضیاء الحق سے لڑائی نہ کریں، خاموشی سے جلاوطنی اختیار کریں، دوبارہ اچھا وقت آنے پر واپس آ جائیں، مگر بھٹو صاحب اور ان کے جیلوں کا نقطہ نظر غالب رہا، جس کے مطابق مزاحمت کی لڑائی اور سیاسی جدوجہد میں بہترین راستہ۔ چنانچہ پیپلز پارٹی نے اپنے راستے کو چنا۔ نتیجہ بھٹو کی پھانسی میں نکلا۔ نہ دنیا بھر کے لیڈروں کی اپیلیں کام کیا، نہ سپریم کورٹ نے انصاف کیا، نہ احتجاجی تحریکیں جنرل ضیاء الحق کو اس کے ارادوں سے روک سکی۔ 10 سال لگ گئے، جنرل ضیاء الحق فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے، تب جا کر بینظیر بھٹو کو سیاسی راستہ ملا اور وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچی۔ یہ بڑی اچھی مثال ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اسی کو ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ٹھیک کیا تھا تو بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کا رائٹ تھا، ان کا حق تھا۔ جیلوں نے جو کیا اس وقت یہ ان کا رائٹ تھا، حق تھا۔ ایک دوسری آپشن موجود تھی، لیکن انہوں نے وہی آپشن جو ہے وہ جو چنی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب بھٹو صاحب آج بھی جیل سے جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے صوبے میں آج بھی ان کی حکومت ہے۔ یہ ان کا ایک اپنا راستہ تھا، اگر عمران خان اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وارث یہ سب کچھ کر سکیں گے جو بھٹو کے وارثوں نے کیا۔ اچھا جی، بعد ازاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کو مقتدر سے لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے، مگر دونوں نے مفاہمت کا راستہ اپنایا۔ یوں بار بار اقتدار کے اندر اور باہر جاتے رہے۔ پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ کو پاکستان میں سیاست کا ہنر سکھا دیا۔ انہیں لاکھ اصولی کا تانا دیا۔ دونوں پارٹیاں آج حکومت میں ہیں، کچھ بھی کہیں مگر عملی سیاست میں تو اس کو کامیابی ہی کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، حکومت کر رہے ہیں تو یہ کامیابی ہے نا، سیاسی کامیابی یہی ہے نا کہ اگر آپ کو حکومت ملی اور آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سیاسی کامیابی ہے، اور جس کو آپ پوری طرح سے انجوائے کر رہے ہیں، پوری طرح سے آپ اس پہ عمل پیرا ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر بھٹو والا راستہ تو موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب بھٹو والا راستہ اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے۔ قیدی جی، سیاسی تضادات نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے، آپ کے چاہنے والے آپ کو چوم چوم کر مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انقلاب اور احتجاج کے ذریعے آپ کو تخت پر لا بٹھائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بیانیے نے آپ کو یرغمال بنا کر رکھ دیا ہے۔ آپ سیاسی راستے مسدود کر دیے ہیں۔ آہو بکا جھوٹ پر مبنی کہانیوں، دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑنے کی بد دعاؤں سے حالات نہیں بدلتے۔ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ ملک کی اقتصادی حالت نازک ہے، یا تو ڈیفالٹ ہو کر رہے گی، یا اقتصادی بدحالی سے انارکی پھیل جائے گی۔ یہ نظریہ تحریک انصاف کے ہر اجلاس میں
बावर करवाया जाता है, मगर ये मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ और मक़दरा हुकूमत ने मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से निकाल दिया। दूसरा बयानिया ये था कि अदालत, फ़ौज और अवाम में तहरीक इंसाफ और इसके रहनुमा की मकबूलियत इस कदर है, या तो जज ऐसे फैसले देंगे, हुकूमत चलती मुश्किल हो जाएगी, दोबारा इससे इलेक्शन करवाना मजबूरी बन जाएगी। हुकूमत और मक़दरा ने इस साजिश और इस कोशिश को नाकाम बना दिया। फिर ये सोच बन गई कि ये इहतजाज और आलमी दबाव काम करेगा। सदर ट्रंप के बरसदे इक़्तिदार आए ही कैदी इमरान खान की रहाई की यकीनी है, ये भी ख्याल गलत निकला। सदर ट्रंप ने यू टर्न को बेहतर समझा और कैदी की रहाई की अपील के बजाय सियात का साथ देने का फैसला किया। जंग से भी उम्मीद लगाई, मगर जंग भी हुकूमत और मक़दरा जीत गए। हार से जो तवक्कुआत थी वो उम्मीदें बसेर न आईं। बार बार तहरीक इंसाफ के अंदाजे और तजर्बे गलत साबित हुए, बयानिए से नाकाम हुए, ख्वाहिशें मुकम्मल तौर पर पिटती रही। मगर यूट्यूबर पर शिकस्त के बाद एक नई कहानी तराश कर आपको मुसलसल जेल में रखना चाहते हैं और डॉलर कमाना चाहते हैं। कैदी जी, जान है तो जहान है। पाकिस्तान भुट्टो जैसा साना दोबारा नहीं देखना चाहता। आपके करोड़ों हामियों को मायूसी और बेबसी में धकेला जाता है। माफ़ी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फ़ौरन करके जेल से बाहर निकलना। अमलियत पसंदी, तहलील परस्ती तो एक लंबी और सब्र आजमा जदोजहद है जो जमहूरी आइडियल के लिए जानी जाती है। आप तो हमेशा मक़दरा से मिलकर हुकूमत करने को जायज़ समझते रहे। अब भी आपका इस हवाले से कोई असूली इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ तो ज़ाती है। इस मुश्किल वक़्त से निकलें, अपनी पार्टी को मुश्किल की कामयाबी कोनस के लिए तैयार करें। डियर कैदी जी, आपको बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे हैं, एक यू टर्न मुल्क की सलामती के लिए भी ले लें। अगले इंतखाबात तक चुप का रोज़ा रखें, अपना सारा जोर अगले इलेक्शन की शफायत की यकीनी बनाने पर लगाएं। ये डील सब के लिए काबिल कबूल होगी, हुकूमत को फ्री हैंड मिलेगा, मक़दरा की शहादत दूर हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ को न सिर्फ अपने लीडर की रहाई मिलेगी और पार्लिमान के अंदर काम करने का फ्री हैंड भी मिल जाएगा। डीर कैदी जी, कोई मुआवजा या हादसा हो जाए और बात है, वरना आपकी मौजूदा हिकमत अमली और यूट्यूबर की लीडरशिप में कोई बड़ा सियासी फैसला मुमकिन नहीं। हकीकत तो यह है कि अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आप नहीं बल्कि वो यूट्यूबर हैं जो आपकी पार्टी से आपके नाम पर जज्बात से खेलते हैं। ना कोई लीडर है, ना कोई स्क्रूटनी से बाहर है मक़दरा, ना हुकूमत, ना मीडिया, ना ही आपका ख़ानदान। आप अमली तौर पर अपने ही चाहने वालों की यरगमाली रोबोट बन चुके हैं। आप इनकी मर्जी के खिलाफ फैसले करने के काबिल नहीं हैं। हालांकि अवाम आपके गैर मकबूल फैसले को भी कबूल करेंगे। आप रहाई के लिए जो भी डील करेंगे, आपकी रहाई शराइत से बढ़कर कहीं फतह साबित होगी। डियर कैदी जान, आप बज़ाहिर आपके हमायती नज़र आने वाले दरअसल इस वक्त तारा मसीह का किरदार अदा कर रहे हैं। आप आंखें खोलें, दुरुस्त दुश्मनों की पहचान करें। आपकी रहाई के रास्ते में जो भी फ़र्द या शर्त हायल है वो आपकी दुश्मन है। हर वो शर्त या फ़र्द जो आपकी रहाई दिलाना चाहता है वो आपका मुखलिस दोस्त है। तारीख़ के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और फ़ैसला आपको करना है। मैं भी आपका दोस्त हूँ कैदी जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि आपकी जान जो है वो जान है तो जहान है। आप बाहर आएँ और बाहर आकर एक जमहूरी तरीके से इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें और अगले इलेक्शन को बेहतर करने के लिए, अगले इलेक्शन की शफायत के लिए काम करें। हालात बेहतर करें, आपको शायद इलेक्शन लड़ने का मौका मिल जाए। आप बाहर आएँ, असम्बली में जाएँ, माजी से सीखें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बेनज़ीर साहिबा और कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, 90 की सियासत हमने देखी है। वो हमारे कॉलेज का दौर है, हमारे स्कूल का दौर है। मुझे याद है 86 से लेकर मुझे सब याद है। मैं 6वीं में पढ़ता था और फिर जब मैं 90 में 10वीं पास की, लाहौर आया और फिर लाहौर में आकर हमने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के हल्के में कौन से इलेक्शन लड़ते थे, उनसे जलसे जुलूसों में गए। तब से मियाँ साहब से मोहब्बत भी है। तो वो हमने देखा है, उन लड़ाइयों से कुछ निकला। 2.5 साल हुकूमत, 2 साल हुकूमत, बेनज़ीर ने उसकी टांग खींच दी, मियाँ साहब ने उसकी खींच दी, लेकिन फिर दोनों ने सीखा और आज देखें इस मुल्क की तरक्की के लिए दोनों एक जमात बनकर बैठे हैं। यही आपको करना चाहिए। तो उस्ताद मोहतरम सुहेल वड़ैच पर तनकीद करने के बजाय, उनको गालियाँ निकालने के बजाय, उनके मशवरे पर अगर कैदी जी आप अमल करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको अफाका होगा। ख्याल रखें अपना बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सुहेल वड़ैच साहब के मशवरे पर आप क्या कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।